गलियारे और ड्राइंग रूम में कोई मौजूद नहीं था। आसपास से कोई आवाज़ नहीं आई। ये प्रेतवाधित घर अपने मूल स्वरूप में लौट आया था। मैं बाहर निकला और बरामदे में पहुंचा, जहां कैसर खान लैंड क्रूज़र के सामने अपनी पीठ टिकाए खड़ा था। वह मुझे देखकर जल्दी से ठीक हो गया और मैंने लैंड क्रूज़र का पिछला दरवाज़ा खोल दिया और कहा, चलो चलते हैं। लैंड क्रूज़र को घुमाने के बजाय कैसर खान ने लैंड क्रूज़र को उल्टा दरवाजे पर लाया। दरवाज़ा पहले की तरह अपने आप खुल गया और लैंड क्रूज़र बाहर निकल आया। ये रहस्यमय और सनसनीखेज घटना मेरे लिए गहन जिज्ञासा का स्रोत बन गई थी और उस समय मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ रही थी। मैं स्थिति पर विचार कर रहा था। सुनीरा, मिस्टर अर्शम और उनकी बेगम आखिरकार अपने असली रूप में आ ही गईं, और बेशक अगर उन थालियों में कीड़े न होते और मुझे उनमें से आधा आधा खाना पड़ता तो पता नहीं मुझ पर क्या असर होता। भगवान ने मुझे बचाया था और मेरी मदद की थी, और फिर यात्रा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि हर जगह मेरी मदद की जा रही है। दादी की आवाज़ ने मुझे रोक लिया। मैं सबसे खतरनाक स्थिति में घर गया, लेकिन आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें गोली मारी गई और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन कुछ रहस्यमय ताकतों ने हमेशा मेरी मदद की और निश्चित रूप से अब भी मेरी मदद की है। अन्यथा मेरे पास इन लोगों की खातिर जिम्मेदारी स्वीकार न करने का कोई औचित्य नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा थी। यह इत्तेफाक ही था कि उस वक्त जहीर हुसैन के दफ्तर के पास से मैं गुजरा और मुझे मामा की बात तुरंत याद आ गई। उसने अगले दिन जहीर हुसैन से मिलने की बात कही थी। मैंने कैसर खान को इशारा किया और कैसर खान ने जहीर हुसैन के ऑफिस वाली बिल्डिंग के सामने लैंड क्रूज़र को रोक दिया। मेरे इस तरह अचानक आने से जहीर सर हैरान रह गए। आओ बैठो साहब। इस अचानक मुलाकात से मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। निश्चय ही यह मेरे योग्य सेवा होगी। हाँ जहीर साहब, मामा का पैगाम लाए थे। क्या तुम्हारी माँ ठीक है? हाँ, वह आपसे कल मिलना चाहती है। कभी भी मिलने का समय तय कर लें। मेरा भाग लेना तय है। साथ ही कोई ज़रूरी बात हो तो बताना साहब। हाँ, यह महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आपको बताना महत्वपूर्ण है। हाँ बताओ, मेरे मन में जिज्ञासा जागी है। जहीर साहब, पिछली कुछ घटनाएं शायद ऐसी रही हों कि ताई साहब एक षड्यंत्रकारी और ख़तरनाक महिला हैं। ये भी कुछ हद तक सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कि वह मनोगत विज्ञानों को जानती है। नादिर खान ने पिछली घटनाओं के बारे में कुछ संदेह भी व्यक्त किया, और जिस तरह से पापा की मृत्यु हुई और उसके बाद की घटनाओं से भी आप वाकिफ़ हैं। इन घटनाओं के बाद सरफराज भाई थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने दावा किया कि पापा की मौत में ताई का हाथ है या नहीं, ये पता लगाने के लिए वह अपने तरीके से कोशिश करेंगे। हमने सरफराज भाई पर पूरा भरोसा किया और उन्हें ऐसा करने दिया, लेकिन बात उल्टी पड़ी और ताई ने अपनी बेटी को आगे बढ़ा दिया। खुद भाईजान का भी यही इरादा था कि वह सायरा खानम के जरिए ताई को फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन वह खुद फंस गया और अब स्थिति यह है कि वह घर आता ही नहीं है। या तो सायरा खानम के साथ ऑफिस में या फिर रात को ताई के साथ रहना। भाईजान बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति थे, लेकिन अब वह मामा की आंखों में देखकर अपना स्टैंड दिखाते हैं और कहते हैं कि वह ताई अम्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। मामा ने मुझसे बात की थी तो मामा ने कहा कि अब पापा की सारी संपत्ति का बंटवारा जरूरी है। दानिया को उसका हिस्सा, मेरा और भाई जॉन का हिस्सा दिया जाए। मुझे लगता है कि माँ आपसे इसी बारे में बात करना चाहती हैं। जहीर हुसैन गर्दन झुकाए सोच में पड़ गए और फिर कुछ देर बाद बोले, मुझे समय बताओ और मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ लंच करना चाहिए। मैं लंच टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। जहीर हुसैन ने संक्षेप में कहा। कुछ देर उनसे बात की। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। चूंकि बात सरफराज भाई की थी तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। जब मैं घर लौटा तो मम्मा और दानिया गंभीर थे। ताया अबू को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। सुल्ताना और हीरा आदि के साथ खूब मस्ती की। वे दोनों मासूम छोटी बच्चियां थीं और छोटी छोटी खुशियों के बीच रहती थीं। उस दिन मैंने गंभीरता से सोचा कि तबा अबू कमज़ोर हो गया है। जाहिर है वह हीरा और सुल्ताना के लिए बोझ महसूस करता होगा। मैंने उस रात भी माँ से बात की थी। उस वक्त ताया अबू भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद था तो मैंने कहा, मामा, माशा अल्लाह, हमारे ख़ानदान में ढेर सारी बहनें हैं।
हीरा सुल्ताना, दानिया, अर्जुमंद, सायरा खानम, इतनी सारी लड़कियां हैं और हमें उनके रिश्तों की भी परवाह नहीं है। अब हीरा और सुल्ताना के लिए लड़कों की देखभाल करना ताया अबू की जिम्मेदारी नहीं है। खैर, हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए। सुल्ताना तेज थी और उसने तुरंत कहा, अरे साहब, आप कैसे पटरी से उतर गए? लड़कियों का इन मामलों में बोलना सही नहीं है। ताया अबू ने मुस्कुराकर कहा, वही मेरा एकमात्र उत्तरदायित्व है और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं कई महीनों में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन उम्र आड़े आती है। ताया अबू, क्यों चिंता करते हो, हम लोग हैं। चाहे सरफराज भाई हमसे कितनी भी दूर चले जाएं और ताई जान उन्हें पकड़ लें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके सभी प्रयासों में आपका समर्थन करूँगा। ताया अबू ने चुपचाप गर्दन झुका ली थी। मामा ने हालांकि पूरी ईमानदारी के साथ कहा, हाँ मुमताज भाई, अब ये तुम्हारा काम नहीं है। शायद अल्लाह ने हमें आपके पास भेजा है ताकि हम सब मिलकर काम करें। कोई अपना रंग दिखाए तो दिखा दो कि हमारा भी अल्लाह है। ये थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने को कहा, लेकिन ताया अबू की आंखों के आंसू हमें तुरंत गंभीर होने पर मजबूर कर रहे थे। दादी के दर्शन किए, वह शांति से आराम कर रही थी। फिर रात को मैं अपने कमरे में था। मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ और मैंने उसे उठाया। ये कौन हो सकता है? एक पल के लिए तो मैं नंबर को पहचान ही नहीं पाया और मैंने फ़ोन कान पर लगाकर कहा, नमस्ते। अभिवादन। स्वर अरजमंद का था। मुझे तुरंत उसका नंबर याद आ गया। कमल है, अरजमंद साहिब कमल है। क्या ऐसे दिल में बैठकर करते हैं मोबाइल फ़ोन पर बात? क्या आप एक मज़ेदार बात जानते हैं? मुझे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना नहीं आता। मेरी एक सहेली है जिसका नाम जुबैदा है। मैंने उससे पूछा, वह मोबाइल फ़ोन देखकर मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने उससे साफ कहा कि मेरे कज़िन ने दिया था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारा नाम नहीं बताया, नहीं तो वह मुझे चिढ़ाती। चलो ठीक है, मोबाइल फ़ोन के उपयोग के बारे में बताने के लिए उसे धन्यवाद, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए।